नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि अगर आपको खुद को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना है, तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क है तो ही आप सुरक्षित हैं। राजस्थान में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने पिछले 35 दिनों में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस की जांच के लिए घर घर टीम भेजने का फैसला किया, जिससे मरीजों की पहचान कर वक्त पर इलाज किया जा सके। राज्य में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 50 मरीजों की जान बचाने के लिए आंख निकालने की जरूरत भी पड़ी है। यही नहीं, 100 से ज्यादा मरीजों की जबड़े भी निकालने पड़े हैं। दांतों में सूजन आना, नाक से काले रंग का या दूसरे रंग का जो है मैल निकलना, पानी निकलना, तो इस तरह की बीमारी है। तो इसकी वजह, और एक साइड में दर्द होना, ये भी एक समस्या हो जाती है, या चकत्ता बनना अलग तरीके से चेहरे पर। इसके लिए हमने नोडल अधिकारी डॉक्टर अनीता माथुर, जो ENT की प्रमुख विशेषज्ञ है, उनको बनाया गया है, और वो उनकी देखरेख में ये आगे का सारा कार्य अस्पताल का होता रहेगा। कोरोना के खिलाफ देश की जंग अभी खत्म नहीं हुई है कि ब्लैक फंगस ने देश के कई राज्यों को अपने शिकंजे में कसना शुरू कर दिया। चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जिन दवाओं और इंजेक्शन से ब्लैक फंगस का इलाज किया जाता है, उन दवाओं की कई राज्यों में भारी किल्लत है, और यही वजह है कि देश के कई राज्यों ने इस मुसीबत से दो हाथ करने के लिए जहां इसे महामारी घोषित कर दी है, वहीं इस बीमारी के खिलाफ टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। चुनौती बनता जा रहा है ब्लैक फंगस। कई राज्य ब्लैक फंगस की चपेट में। अलर्ट मोड पर राज्य सरकारें। कोरोना काल की दुश्वारियों के बीच ब्लैक फंगस के हमले ने मुसीबतों का अंबार लगा दिया है। यही वजह है कि देश के 10 से ज्यादा राज्यों में इस बीमारी को महामारी घोषित किया जा चुका है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, बिहार, चंडीगढ़, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। यही वजह है कि ये तमाम राज्य कोरोना की चुनौतियों के बीच इस नई महामारी से जंग लड़ने की तैयारियों में जुट चुके हैं। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि देश में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में ही हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी की वजह से 1500 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 90 लोगों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में ब्लैक फंगस के अब तक 115 मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज सायन, नायर, KEM और कूपर अस्पताल में चल रहा है। मुंबई के अलावा पुणे, नासिक, नागपुर समेत कई जिलों में ब्लैक फंगस अपने पांव पसार रहा है। पुणे में ब्लैक फंगस के 115 मरीज हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार का दावा है कि महाराष्ट्र में हालात इतने बेकाबू नहीं हैं कि इसे महामारी घोषित किया जाए। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार तमाम उपायों में जुटी हुई है। ब्लैक फंगस के बारे में आपको पता है कि कोई इस देश में तैयार नहीं है, और वो केसेस बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। अब उसके वैक्सीनेशन के लिए देश में इंतजाम है नहीं है, तो केंद्र सरकार ने जो है जिन देशों में इसके जो मेडिसिन तैयार है उनसे राब्ता करना चाहिए। हमने कुछ टास्क फोर्स में बात की तो उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस जो है इससे पहले भी, कोरोना से पहले भी जो डायबिटीज पेशेंट थे, जो वेंटिलेटर पे हुआ करते थे, उनको इस तरीके की बीमारी आती थी। तो उसके लिए तैयारी तो है, लेकिन फुल प्रूफ तैयारी होना पड़ेगा। 82 के ऊपर डेथ आज महाराष्ट्र में इसकी वजह से हो गए हैं, और उसका जो ट्रीटमेंट के लिए
महाराष्ट्र शासन ने बहुत आगे जाके इनको MJPJY के इसमें डाल दिया है, महात्मा फुले योजना में डाला है, जहां से 1.5 लाख उनको मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा है तो उसके लिए भी महाराष्ट्र शासन ने एक ट्रस्ट करके उसके लिए जो सामाजिक दायित्व बोल के महाराष्ट्र शासन उसको पैसा देने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस की चुनौती बड़ी होती जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाओं और इंजेक्शन के उत्पादन में बढ़ोतरी किए जाने की गुहार लगाई है। केंद्र सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, जल्द से जल्द स्टॉक्स हर राज्य को और खास करके दिल्ली को उपलब्ध कराए जाएं ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। राजस्थान के बांसवाड़ा में हालांकि अभी ब्लैक फंगस का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन एहतियातन जिला प्रशासन इस बीमारी को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी न सिर्फ संदिग्ध मामलों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि ब्लैक फंगस के मरीजों को लेकर अस्पताल में नए वार्ड बनाए जाने की शुरुआत भी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच इंजेक्शन की किल्लत का दावा किया जा रहा है। इसी के चलते महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में 3 दिन से एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। हम लोग को ब्लैक फंगस की दिक्कत और इंजेक्शन हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। कौन सा इंजेक्शन मांग रहा है? एम्फोटेरिसिन B और एक फंगिसम है। 2 इंजेक्शंस की बहुत ज़्यादा किल्लत है मार्केट में। वहीं अस्पताल के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित का कहना है कि इंजेक्शन की मात्रा सीमित है, लेकिन जल्द ही इस कमी को दूर कर लिया जाएगा। बहुत सीमित मात्रा है। एवरेज अगर अपन माने तो एक मरीज को एक दिन में 4 से 5 इंजेक्शंस लगते हैं। तो बेसिकली ये इंजेक्शंस रिट्रोबल्बर भी लगाए जाते हैं आँख के अंदर। तो वो तो हम जिन को आईज़ के इन्फेक्शंस हैं उनको इंजेक्शंस लगाने शुरू कर दिए गए हैं, और जिनका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं उनको भी हम लोगों ने इंजेक्शन शुरू कर दिए हैं, और हो सकता है 1-2 दिन में हमको और मिल जाए इंजेक्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ब्लैक फंगस के इलाज के काम में आने वाली दवाओं और इंजेक्शन की भारी किल्लत है। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस हुआ है और उसमें एम्फोटेरिसिन लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन लगना है। वो कहीं उपलब्ध ही नहीं हो रहा है, मार्केट में तो कहीं है ही नहीं है। यहाँ उम्मीद है तो यहाँ भी चक्कर काट रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ बोला जा रहा है, सीधा बोला जा रहा है कि यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि जल्द ही ब्लैक फंगस की दवाओं की कमी को दूर कर लिया जाएगा। एम्फोटेरिसिन B जो इसकी दवाई है उसकी निश्चित रूप से सभी पूरे देश में कमी है, पर हम युक्तिकरण करके, वो तो रोज अलग अलग स्तर पर आते हैं, तो जैसे भी हमें आपूर्ति होती है उसका युक्तिकरण कर हम लोगों को इलाज कर रहे हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि इसका एक विशेषज्ञों द्वारा पैरेलल वैकल्पिक मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब किया है जो ओरल मेडिसिन के माध्यम से, तो उसकी भी हम उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। यूपी में ब्लैक फंगस महामारी घोषित होने के बाद इसके मरीजों की निगरानी भी तेज कर दी गई है, जिसका नतीजा मेरठ जैसे शहर में दिखने लगा है। यहाँ ब्लैक फंगस को हराकर 29 मरीज अपने घर जा चुके हैं, जबकि 55 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जिले के सीएमओ का दावा है कि मेरठ में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से सुधार हो रहा है। कुल 55 पेशेंट्स हैं, में काफ़ी पेशेंट्स ऑपरेट हो चुके हैं। ऑपरेशन के बाद दवाई चल रही हैं, कुछ लोगों में दवाई चल रही है, ऑपरेशन होना है आने वाले दिनों में। लेकिन मैं जहां पूरा मैंने एसेस किया तो डेफिनेटली लोगों को आराम मिल रहा है। ब्लैक फंगस से लोगों को मुक्ति मिल रही है। कुछ लेट स्टेज में हुए जिनकी मृत्यु हुई, तो लेट स्टेज में आए जिनका ब्लैक फंगस की से
इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। और जितना पेशेंट अर्ली आ जाता है उतना ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल विशेषज्ञों का दावा है कि ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी का खतरा उन लोगों में ज्यादा है जिन्हें डायबिटीज जैसी कोई बीमारी है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों का यह भी कहना है कि नमी का मौसम भी ब्लैक फंगस को दावत देता है, इसलिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हो जाती हैं। मसलन मास्क में नमी की वजह से ब्लैक फंगस हो सकता है, इसलिए मास्क को अगर धोएं तो धूप में सुखाएं। मास्क ऐसी जगह ना रखें जहां नमी हो। मॉइस्चर जो है आज की तारीख के अंदर इसका परेशानी है, मॉइस्चर से फंगस होता है। जहाँ पे भी मॉइस्चर होता है तो इसलिए मास्क बदलें, मास्क सुखाएं धूप के अंदर धुला हुआ, उसको पहने। तो मास्क से भी जो विशेषज्ञों को कहना है कि मॉइस्चर से, मास्क से भी फंगस होने का खतरा है। तो आप लोग अगर ध्यान रखेंगे इसको, जिस जने को डायबिटीज़ है, इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, इस तरह की जो चीज़ हैं जहाँ जिन लोगों को ये फंगस का ज़्यादा खतरा है, उनको इसमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उधर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन ने जिला कमिश्नर को एक खत लिखा है जिसमें ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी के बारे में लिखा गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी का दावा है कि लखनऊ में ब्लैक फंगस के इलाज के काम में आने वाले इंजेक्शन की भारी किल्लत है। कमिश्नर को लिखी गई चिट्ठी में रेड क्रॉस सोसाइटी ने जिक्र किया है कि लखनऊ में जहां 720 इंजेक्शन की जरूरत है वहां सिर्फ 50 इंजेक्शन ही मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस को नोटिफिएबल डिजीज घोषित कर दिया गया है। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 102 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एक मरीज की इस बीमारी की वजह से मौत भी हो चुकी है। ब्लैक फंगस जैसी बीमारी का खतरा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो इस मुसीबत का भी खात्मा किया जा सकता है। फिलहाल डॉक्टरों और विशेषज्ञों की भी यही हिदायत है कि अगर ब्लैक फंगस का जरा भी लक्षण किसी में मिलता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यही एक उपाय है जो आपको इस बीमारी से बचा सकता है। राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। मेडिकल, दूध और सब्जी की दुकानें छोड़ सब बंद रहेगा। इसके साथ ही 30 जून तक शादियों पर रोक बढ़ा दी गई है। साथ ही एक गांव दूसरे गांव में आने जाने पर रोक भी लगा दी गई है। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 26,672 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 594 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 29,177 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 92.12% हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी जारी है। भले ही देश के कई हिस्सों में नए मरीज कम हुए हों, लेकिन नए मरीजों का मिलना और मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसलिए ये वक्त कोरोना के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का है, लेकिन कई लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं। कई जगहों से अभी भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश में कोरोना का कहर जारी, कम नहीं हो रहे कोरोना से मौत के मरीज। कहर के बावजूद लापरवाही जारी। हो सकता है कि आप इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाएं, लेकिन सच यही है कि कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बावजूद इसके खतरे की अनदेखी करने वालों की कमी नहीं है। देश का ऐसा शायद ही कोई राज्य हो जहां इस तरह की तस्वीरें न देखने को मिले। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बिहार के नवादा की है, जहां बीते कई दिनों से लॉकडाउन जारी है, लेकिन सरकार के नियम एक तरफ और लोगों की मनमर्जी अपनी तरफ। यही वजह है कि शहर के मेन रोड से लेकर सब्जी बाजार, पुराना बाजार, कोला रोड, स्टेशन रोड सहित तमाम इलाकों में लोगों की भीड़ नजर आती है। आलम यह है कि लोगों की भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम तक हो जाता है और लोग घंटों इस जाम में फंसे रहते हैं। बताया जाता है कि हर दिन नवादा के लोगों को ऐसे ही हालात से गुजरना पड़ता है। नवादा जैसा ही हाल सीवान का भी दिखा,
जहां लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर नजर आए। सीवान के मैरवा में जब जगह जगह जाम लगने लगा तो हरकत में आई पुलिस सड़कों पर उतर पड़ी और ट्रैफिक जैम वाले इलाकों में जाने से लोगों को रोकती दिखी। बेवजह घर से बाहर आने वालों को पुलिस चेता कर लौटाती दिखी। ये हाल तब है जब देश में कोरोना के नए मरीजों के आने का सिलसिला जारी है और बीमारी की वजह से मौत का आंकड़ा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना की चपेट में 2,57,299 मरीज आए, जिनमें से 4,194 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बीमारी फैलती है तो फैलती रहे, लोग इसकी चपेट में आते हैं तो आते रहे, लोग मरते हैं तो फिर मरते रहे। कई लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी राजनीति से। भले नियम टूटे तो टूटे। यूपी के कानपुर की इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। कानपुर में शहर काजी ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी और बैठक के बाद लॉकडाउन को तोड़कर सभी सड़कों पर नारेबाजी करते विरोध प्रदर्शन के लिए निकल पड़े। इस दौरान न चेहरे पर मास्क की जरूरत किसी ने महसूस की और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की परवाह की गई। और फिर लॉकडाउन की तो बात ही बेमानी होगी। कानपुर में तो अपनी ताकत और सियासत की परवाह करने वालों ने कोरोना के नियमों की परवाह नहीं की, लेकिन प्रयागराज में तो दाल, रोटी और सब्जी की चिंता में लोग लॉकडाउन और कोरोना के नियमों को ताक पर रखा है। सब्जी मंडी में लोगों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि पुलिस को दखल देना पड़ा। लोग नियम का पालन करें और सब्जी दुकानदार नियम तोड़कर कोरोना को फैलाने में मदद न करें, इसके लिए पुलिस ताकीद करती दिखी। राज्य सरकार ने कोरोना को काबू में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहरों और गांवों का जायजा ले रहे हैं। सरकार कोरोना को काबू में करने के लिए इतनी गंभीर है कि यूपी सबसे ज्यादा नौजवानों को वैक्सीन की सुरक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है। यूपी में 18 से ज्यादा और 45 साल से कम उम्र के 10 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन सरकार की तमाम मुस्तैदी एक तरफ और अंधविश्वास और जानकारी की कमी दूसरी तरफ। आगरा के ग्रामीण इलाके से ऐसी ही एक तस्वीर बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। बरौली अहीर गांव में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सुबह से लेकर शाम तक भीड़ नजर आती है। यहाँ कुछ लोग योग और कसरत करते नजर आते हैं। चेहरे पर मास्क की खाना पूर्ति करने वाले लोग इस भरोसे से यहाँ पहुँचते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रहने से उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। इसी भरोसे की वजह से एक शख्स को जब अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल गिरता लगा तो वो खाट लेकर पीपल के पेड़ पर ही बिस्तरा लगा बैठा। बताया गया कि विनोद शर्मा नाम का शख्स बीते 15 दिनों से पीपल के पेड़ पर ही अपना ठिकाना बनाकर रोज 5 घंटे बिता रहा है। इस शख्स का दावा है कि ऐसा करने से उसके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा वो प्रभाव है। हम लोग गवर्नमेंट के सहारे नहीं है, ये हुआ वर्ग है। सभी लोग जानते हैं कि पेड़ों से अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी। हमारे प्रधान जी भी हैं, इन्होंने हमको सलाह दी सब लोगों को कि आप पीपल का साल लें। कहीं सड़कों पर भीड़, कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन तो कहीं कोरोना के नियमों की अनदेखी। और हद तो तब हो जाती है जब जानकारी की कमी की वजह से लोग पीपल के पेड़ के नीचे वक्त बिताने में इलाज देखने लगते हैं। कोरोना के लिए नियम बनाने के साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी उतनी ही जरूरत है ताकि इस बीमारी से पार पाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की चिट्ठी के बाद योग गुरु रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया और पूरे विवाद के खत्म होने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और एलोपैथी के विरोधी नहीं है। इससे पहले एलोपैथी पर दिए स्वामी रामदेव के बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने नाराजगी जताई। हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर रामदेव से अपना बयान वापस लेने को कहा। हर्षवर्धन ने कहा कि एलोपैथिक दवाओं और डॉक्टरों पर बाबा रामदेव की टिप्पणी से देशवासी आहत है। उनके वक्तव्य से न केवल कोरोना योद्धाओं का अपमान हुआ बल्कि देशवासियों की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंची। हरियाणा के रेवाड़ी से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई जहां बदमाशों ने एक आदमी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरी घटना पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 3 लोग एक जगह पर बैठकर बातें करते दिखाई दिए। इनमें 2 लोग कुर्सी पर जबकि एक आदमी स्कूटर पर बैठा नजर आया। तभी वहां कुछ हलचल हुई।
2 लोग वहां अचानक पहुंचे और कुर्सी पर बैठे एक आदमी पर ताबड़तोड़ गोलियां दागने लगे। वो आदमी खुद को बचाने के लिए वहां से भागा, लेकिन बदमाशों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो भी फायरिंग करते हुए उसके पीछे दौड़े। इस बीच स्कूटर पर बैठा आदमी वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद घटना वाली जगह पर काफी लोग पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने जमीन पर घायल पड़े उस आदमी को उठाया और अस्पताल पहुंचाया। मेरे भाई के पीछे से गोली मार दी 5 से 6 और कई राउंड वैसे चलाए उन्होंने और गोली मार के भाग गए वहाँ से। इलाज के दौरान उस आदमी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसके घर वालों ने कुछ लोगों पर उसकी हत्या का शक जताया और पुलिस से उनकी शिकायत भी की। आरोपी की अभी कोई पहचान नहीं पाई। इन्होंने सबके तौर पे 5-4 आदमियों के नाम दिए हैं, उनसे तफ्तीश जारी है। पुलिस ने घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर बदमाशों की तलाश तेज कर दी। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच मतभेद हो गए हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कोर कमेटी से बातचीत शुरू करने की अपील की थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी में 40 किसान हैं। बाकी किसानों ने इस बात पर ऐतराज जताया कि 11 नेताओं ने बाकी किसान नेताओं से बिना बात किए प्रधानमंत्री को पत्र क्यों लिखा। जिन 11 नेताओं ने बातचीत दोबारा शुरू करने की पहल की वो वामपंथी संगठनों से जुड़े किसान नेता हैं। इनकी पहल पर किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल और योगेंद्र यादव ने ऐतराज जताया है। जाहिर है कि किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं के बीच फूट सतह पर अब दिख रही है और आने वाले दिनों में ये मतभेद और गहरे हो सकते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ साथ देश के कुछ राज्यों ने टाउटे तूफान का कहर भी झेला है। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का बस तो नहीं चलता, लेकिन हाँ, वक्त रहते लोगों को इसकी तबाही से जरूर बचाया जा सकता है। और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा लोगों के राहत और बचाव कार्यों पर जोर दिया है। लिहाजा टाउटे के गुजर जाने के बाद अब जब पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर यास तूफान का खतरा दस्तक दे रहा है, तो पीएम मोदी खुद उन इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए किए आपदा प्रबंधन का हर अपडेट भी ले रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो एक नाम, वो एक शख्सियत जिसने भारत को एक नई पहचान दिलाने के साथ साथ तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाया। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने महज 7 साल में विकास के नए आयाम, नई बुलंदी को छुआ। लेकिन विकास की इस रफ्तार पर अचानक एक वायरस की वजह से ब्रेक लग गया। साल 2020 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी मुश्किलों के एक दौर में धकेल दिया। कोरोना के खिलाफ देश मजबूती के साथ लड़ रहा है और प्रधानमंत्री खुद इस जंग की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन 21 मई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से बात करते हुए जब उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में अपनी जान गंवाने वाले देशवासियों को श्रद्धांजलि दी तो वो भी भावुक हो गए। अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ही है कि आज भारत कोरोना वायरस के खतरे को हराते हुए धीरे धीरे इस दौर से बाहर निकल रहा है। 20 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने पूरे देश के साथ मिलकर कोरोना को हराने के अपने संकल्प को एक बार फिर दोहराया। पिछली महामारियों हो या फिर ये समय, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है। महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर इनोवेशन, निरंतर अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। कोरोना खुद में एक चुनौती है और ऐसे हालात में प्राकृतिक आपदाओं ने भी सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया। हालांकि कुदरत के कहर के आगे इंसान बेबस होता है, फिर भी इन हालात में कुछ एहतियाती कदम लाखों देशवासियों की जान बचाने में कारगर साबित हो सकते हैं। टाउटे तूफान आकर गुजर चुका है, लेकिन अब बंगाल और उड़ीसा में यास तूफान के खतरे की आहट तेज होने लगी है। लिहाजा कोस्ट गार्ड ने यास तूफान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को वक्त रहते आगाह करने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। ये तस्वीरें उस अलर्ट की वानगी भर हैं। भारतीय मौसम अनुसंधान विभाग के मुताबिक यास चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में तैयार हो रहा है और 25 से 27 मई के बीच पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। लिहाजा भारतीय कोस्ट गार्ड रेडियो और अपने एयरक्राफ्ट के जरिए बंगाल की खाड़ी में मौजूद तमाम जहाजों को लगातार मौसम खराब होने की जानकारी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर जारी कर रहे हैं और उन्हें तट पर वापस आने को कहा जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने यास तूफान से निपटने के लिए MET यानी मौसम अनुसंधान विभाग की तैयारियों का जायजा। अभी अंडमान सी, पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर और दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में स्क्वाली वेदर चल रहा है। विंड स्पीड 45 to 55 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 65 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ है, इसलिए ये अभी फिशरमैन, ट्रॉलर, स्मॉल शिप्स के लिए सेफ नहीं है और ये कंडीशन और ज़्यादा खराब होगा कल ऑन 24th and 25th जब ये साइक्लोन धीरे धीरे इंटेंसिफिकेशन होगा। तो इसलिए अप टू 24th इस एरिया में फिशरमैन और ट्रॉलर शिप्स, स्मॉल शिप्स वगैरह नहीं जाना चाहिए। मानसून को लेकर अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन पहले तौते और उसके बाद यास, ये दोनों जो है खासा मुश्किलें पेश कर सकता है। जो मौसम विभाग है वो लगातार समय से पहले जो है इस तरीके की चेतावनी जारी कर रहा है और उसी के हिसाब से जो स्टेट एजेंसियां हैं वो अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने यास से निपटने के लिए ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के DG ऑपरेशंस KR सुरेश से बात की। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बोलते हैं उसको, वो डेवलप होने की संभावनाएं हैं। एक लो प्रेशर जो 22-23 तारीख तक डेवलप हो सकता है और आगे बढ़कर वो एक तूफान में बदल सकता है। इस बेसिक सोच को ही दिल में लेकर हम लोगों ने कल सुबह, दैट इज 18 तारीख के सुबह ही हमारे जो है कोस्ट गार्ड के कमांड सेंटर्स हैं, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट कलकत्ता में है, चेन्नई में है, विशाखापट्टनम में, उन सबको हमने ऑलरेडी तैनात कर दिया और उन लोगों ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिशरीज अथॉरिटी हो या शिपिंग अथॉरिटीज हो, पोर्ट अथॉरिटीज हो, ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया के जो अथॉरिटीज़ हों, सभी लोगों को हमने वार्निंग्स ये पहले ही बोल दिया है कि ऐसे हो सकता है
आप क्लोज नज़र रखिए और जो जो प्रिवेंटिव स्टेप्स, प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना है समय पर ले लीजिए। देश यास तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन सच तो ये है कि पिछले कुछ सालों से देश में सुपर साइक्लोन सबसे गंभीर आपदा बनकर उभरा है। इसलिए जब टाउटे तूफान से गुजरात और दीव को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, तो पीएम मोदी ने आनन फानन में वहां का हवाई सर्वेक्षण करने का फैसला ले लिया। इतना ही नहीं, जब टाउटे तूफान भारतीय तट से कोसों दूर था, तब 15 मई को पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। तूफान को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों तथा दमन, दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासकों से फोन पर बात भी की और लगातार उनके संपर्क में भी रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात से जिन स्थानों को प्रभावित होने की संभावना थी, उन जगहों के अस्पतालों में कोविड प्रबंधन, टीकाकरण, बिजली की कमी न होने और आवश्यक दवाओं के भंडारण के लिए विशेष तैयारियों पर जोर दिया था। इतना ही नहीं, टाउटे ने गुजरात और दीव में भारी तबाही मचाई। लिहाजा पीएम मोदी ने खुद गुजरात और दीव में चक्रवाती तूफान टाउटे से हुए नुकसान का जायजा लिया और अब यास तूफान के लिए आपदा प्रबंधन की तमाम जानकारियां भी प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। यास से लोगों को बचाने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराने का अपडेट लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया। चक्रवात यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए विभिन्न प्रयासों के बारे में मुझे जानकारी दी गई। मैंने लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के साथ साथ बिजली और संचार नेटवर्क को बाधित न करने पर जोर दिया। साथ ही ये सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया कि प्रभावित क्षेत्रों में कोविड-19 के मरीजों का इलाज चक्रवात के कारण प्रभावित न हो। सभी की सुरक्षा और सलामती के लिए प्रार्थना। प्राकृतिक आपदाओं के समय पीएम मोदी का यूं हरकत में आना और राहत और पुनर्वास के काम के लिए तूफान आने से पहले ही योजना बनाने में ऐसी तेजी दिखाना नया नहीं है। पिछले 7 सालों में बतौर पीएम नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में लीड किया है। लेकिन सच तो यह है कि आज से 5 साल पहले यानी जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में पहली बार प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को राहत देने और उनकी जान बचाने की गरज से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की बुनियाद रखी गई। एनडीएमपी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का मकसद भारत में आपदा प्रतिरोधक सिस्टम बनाना और जनजीवन तथा संपत्ति के नुकसान को कम करना है। एनडीपीएम सेंडाई फ्रेमवर्क के 4 बिंदुओं पर आधारित है। इनमें आपदा जोखिम का अध्ययन, आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार करना, ढांचागत और गैर ढांचागत उपायों के जरिए आपदा जोखिम को कम करने के लिए निवेश करना तथा आपदा का सामना करने के लिए तैयारी, पूर्व सूचना एवं आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण करना शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में बचाव व राहत के कार्यों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया। एनडीआरएफ और सेना को इसके लिए पूरी तरह तैयार किया गया। सैटेलाइट के जरिए मौसम पर नजर रखने की मुकम्मल व्यवस्था करवाई गई। प्राकृतिक आपदा से लड़ने और कम से कम हानि सहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई स्तर पर नए प्रयोग किए जो बहुत हद तक कामयाब रहे। इतना ही नहीं, आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम के तहत देश में प्राकृतिक आपदाओं के कुशल प्रबंध के लिए अपेक्षित आंकड़ों और सूचनाओं को उपलब्ध कराने में इसरो से अब काफी मदद मिल रही है। भू स्थिर उपग्रह, भू प्रेक्षण उपग्रह, हवाई सर्वेक्षण प्रणाली से अब देश पूरी तरह से लैस है। उपग्रह चित्रों के माध्यम से आपदा से निपटने की तैयारी, पूर्व चेतावनी, प्रतिक्रिया, राहत, बेहतर पुनर्वास तथा रोकथाम जैसे आपदा प्रबंधन के सभी चरणों के लिए अपेक्षित सूचनाएं समय पर मिलने लगी हैं। सच तो यह है
कि पीएम मोदी देश की जनता पर आने वाली मुश्किलों को लेकर बेहद संवेदनशील है और उन्हें जनता के हित में फैसला लेने में जरा भी वक्त नहीं लगता। मुश्किलों के बीच घुसते हुए आम आदमी के पास उन्हें जल्दी से जल्दी पहुंचना होता है। साथ ही वो आपदा पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी लगातार संपर्क में रहते हैं और बिना किसी भेदभाव के उनकी मदद करते रहे हैं। जाहिर है पीएम मोदी का ये नजरिया और हर वक्त कमर कसकर जंग के लिए तैयार रहने की सोच ही है जो उन्हें आम आदमी के करीब लाती है, क्योंकि आपदा प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के साथ साथ जरूरत होती है सहानुभूति से भरे एक हाथ की, और पीएम मोदी ये हाथ बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और इन दोनों पर ब्लैक फंगस की दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 2 इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 लोग ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को 15 से 20 हजार रुपए में बेच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। इनके पोजीशन से 2 एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन बरामद हुए हैं और ये ग्राहक को लगभग 20,000 की कीमत के आसपास में बेचने जा रहे थे। हमारी टीम ने इनको इंटरसेप्ट किया है कल और इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके हम लोग जेल भेज रहे हैं और इनके खिलाफ अन्य बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यास तूफान के खतरे की वजह से 119 ट्रेनें रद्द कर दी गई। यास तूफान के खतरे को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने 25 मई को चलने वाली 119 ट्रेनों को रद्द कर दिया। बंगाल की खाड़ी में तैयार हो रहे इस तूफान के 25 से 27 तारीख के बीच आने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस ने 50 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ जब्त किया। साथ ही एक आरोपी को भी पकड़ा। आरोप है कि इस आदमी का आतंकियों से कनेक्शन है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया। ये घटना 2 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक काफी जोर से डिवाइडर से टकराता दिखाई दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि डिवाइडर से टकराने के बाद वो ट्रक सड़क पर पलट गया और उसमें रखा सारा सामान बीच रास्ते पर गिर गया। जिस वक्त ये ट्रक डिवाइडर से टकराया, उसमें बैठा ड्राइवर उछलकर काफी दूर गिरा। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से घायल हुए। दोनों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। बताया गया ये ट्रक नागपुर से कटनी जा रहा था। हरियाणा के झज्जर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक पेट्रोल पंप पर 2 बदमाशों ने हथियार के दम पर लूटपाट की। यह घटना 12 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी दफ्तर के अंदर फर्श पर सोता नजर आया। तभी 2 बदमाश एक दूसरे कर्मचारी को पकड़कर वहां पहुंचे और अंदर मौजूद कर्मचारी को दफ्तर का दरवाजा खोलने के लिए धमकाने लगे। जब उसने उनकी बात नहीं मानी तो बदमाश खुद ही शीशे के उस दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। दोनों बदमाश हेलमेट पहने हुए थे। अंदर जाते ही एक आरोपी ने उस कर्मचारी पर पिस्तौल तान दी और उससे पैसे के बारे में पूछने लगा, जिसके बाद वो बदमाश मेज की दराज में पैसे ढूंढने लगा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद उसने उस आदमी की जेब की तलाशी ली, फिर पास रखा उसका मोबाइल फोन उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। इसके बाद वो आरोपी दूसरे कर्मचारी के पास भी गया और उसकी जेब की तलाशी भी ली। फिर दोनों बदमाश वहाँ से भाग गए। पुलिस ने दावा किया कि उस दिन इन लोगों ने एक नहीं बल्कि 4 पेट्रोल पंप पर लूटपाट की थी। जो एक ही सीक्वेंस में 4 पंप पर लगातार लूट की गई थी। 2 लड़कों ने हथियारों के बल पर इन पेट्रोल पंप पर लूट की थी। वीडियो में दिख रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ के बाद दूसरे बदमाश की तलाश में जुट गई।